नमस्ते। जब हम श्री अरविंद का जीवन देखते हैं तो एक चीज बड़ी स्पष्ट नजर आती है, वो है कि उनका पूरा जीवन एक युद्ध क्षेत्र रहा। ये बहुत भिन्न है जैसे हम लोग युद्ध को समझते हैं या जैसे हम लोग अध्यात्म को समझते हैं। यूँ तो कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है बिना युद्ध के। कभी आंतरिक युद्ध होता है उन चीज़ों के विरुद्ध जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इवन मोस्ट मटेरियल फील्ड में ये एप्लीकेबल है। आध्यात्मिक फील्ड में हमको कई उन वृत्तियों को, प्रकृति की कई पुरानी गतियों को त्याग करना पड़ता है, और ये त्याग इतनी सरलता से नहीं होता है, एक युद्ध होता है। तो श्री अरविंद तो एक नवीन जगत ला रहे हैं, किंतु ये युद्ध कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। ये वो युद्ध है जिसके बारे में श्री गीता कहती हैं, धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे, द फील्ड ऑफ एक्शन इज द फील्ड ऑफ इवॉल्विंग धर्म। इस युद्ध के द्वारा संसार में कोई नई चीज प्रतिष्ठित होती है और पुरानी चीज इतनी सरलता से जाती नहीं है। और फिर ये तो एक ऐसा युद्ध था जो देह के ऊपर, देह फिजिकल बॉडी मैटर स्ट्रांग होल्ड है इन शक्तियों का। इनर एक्सपीरियंसेस में भी कठिनाई आती है, एक युद्ध करना होता है, लेकिन फिर भी जो विरोधी शक्तियां वो कहती हैं अल्टीमेटली कि ठीक है, ये हमने अधिकृत किया था, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था, लेकिन ठीक है हम वापस चले जाएंगे। लेकिन फिजिकल बॉडी तो निश्चेतना से निकला है, उस पर वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती हैं और इसलिए वे उसको छोड़ना नहीं चाहती हैं। जो पिछली बार कल हम लोगों ने जो अनुभव पढ़ा सीमा का, एक और दिव्य प्रेम, यानी वो सीमा सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन से भी आगे जा रही हैं। सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन वो सत्य चेतना है जो एक कड़ी है, जो सृष्टि के एकत्व को, भगवान को इस सृष्टि के साथ अनेकत्व को जोड़ती है। किंतु सृष्टि के ओरिजिन में क्या है? सृष्टि के ओरिजिन में है लव। लव इनफैक्ट अगर हम वैसे देखें तो ब्लिस इज द ओरिजिन एंड लव इज द सेवियर। आनंद है सृष्टि के ओरिजिन में, लेकिन आनंद का जो मूर्त रूप है, वह जो सृष्टि को बचाता है, रेस्क्यू करता है, रूपांतरित करता है, वो प्रेम है। तो जो श्रीमान ने अनुभव किया उस दिन, वो हम देखते हैं कि देह के क्षेत्र में वो स्टुपेंडस ओरिजिनल प्रेम जो सृष्टि के आदि स्रोत में है, एक और वो प्रेम अभिव्यक्त कर रहा है, दूसरी ओर शरीर जिसके अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियां प्रयास कर रही थी कि प्रेम अभिव्यक्त ना हो, जिसको हम लोगों ने माँ के 3 अप्रैल के अनुभव में पढ़ा। प्रेम को उन्होंने एक क्रूर रूप दे दिया है। कभी वो रिलीजन का बाना पहना देती हैं, कभी आइडियोलॉजी का बाना पहना देती हैं, और उसके नाम पर अनेकों प्रकार की क्रूरता, क्रूएल्टी, हेट्रेड इत्यादि वो संसार में प्रकट करती हैं। तो उस पर सीमा एक मूलभूत विजय प्राप्त करती हैं और शरीर उन चीज़ों से, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। अब कोई पूछ सकता है कि सीमा तो सर्वशक्तिमान है, वो सीधा कोई मैजिक क्यों नहीं कर लेती? ये बार बार हम ये भूल करते हैं कि सर्वशक्तिमान भी जब संसार में किसी भी सृष्टि के किसी भाग में कार्य करते हैं तो उस जगह की, उस स्थान की कुछ नियम हैं, कुछ विधान हैं, कुछ लॉज हैं जो इवॉल्व हुई हैं, उनको चेंज होना, अडेप्ट होना, इनके द्वारा कार्य करते हैं। अगर वो सीधा अपनी सर्वोच्च शक्ति का दबाव डालेंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो मैटर को अडेप्ट करना उस महत शक्ति के प्रति वो एक बहुत बड़ी बात है। वो इतना सरल नहीं है जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही एक और चीज होती है इस घटना के साथ, जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कई बार माँ इस घटना की ओर संकेत करती हैं। मई 13, 1962 में वो कहती हैं, ये पहला कन्वर्सेशन है अप्रैल 13 की अनुभव के बाद। वो कहती हैं, आई वॉज एट दी ओरिजिन, आई वॉज दी ओरिजिन। सृष्टि का आदि स्रोत, आदि शक्ति वो अनुभव कर रही हैं। फॉर मोर देन 2 hours कॉन्शियसली हियर ऑन दिस बेड, आई वॉज द ओरिजिन। अब ये तो वो ओरिजिन है, ये तो वो जानती हैं, लेकिन वो जड़ तत्व में रहते हुए ये अनुभव कर रही हैं। इट वॉज लाइक गस्ट्स, लाइक ग्रेट गस्ट एंडिंग इन एक्सप्लोजन्स, एंड ईच वन ऑफ दीज गस्ट्स वॉज ए स्पैन ऑफ द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में वो एक एक वो फैल रही थी। इट वॉज लव इन इट्स सुप्रीम एसेंस विच हैज नथिंग टू डू विद व्हाट पीपल नॉर्मली अंडरस्टैंड बाय दैट वर्ड। हम लोग जिसको प्रेम कहते हैं वो तो दूर दूर तक इसकी छाया भी नहीं है, हालांकि उसके मूल में वही चीज है।
इनफैक्ट सृष्टि के मूल में, सृष्टि के कण कण में वो प्रेम व्याप्त है. बिना प्रेम के सृष्टि के अंदर ऑर्डर ही नहीं आता. वही है जो सब चीज़ों को संयोजित करती है, हार्मोनाइज करती है, ऑर्डर लाती है, वरना सृष्टि बिखर गई होती बनने के पहले ही. एंड ईच गस्ट ऑफ दिस एसेंस ऑफ लव वॉज डिवाइडिंग एंड स्प्रेडिंग आउट. The universe as we know it no longer existed. It was a sort of bizarre illusion bearing no relation to that. There was only the truth of the universe with those great gusts of color. बाद में माँ बताती हैं कि वो जड़ तत्व को कैसे अनुभव कर रही थी. कलर्स के रूप में, वाइब्रेशन, स्पंदनों के रूप में और वेव्स के रूप में. अगर हम देखें तो वास्तव में सीमा क्वांटम फिजिक्स की बात कर रही हैं. हम लोग 4 स्टेट्स ऑफ मैटर जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा. उसके बाद अब साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके आगे भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, डार्क मैटर है. कोई ऐसे मैटर को जो इस मैटर का ट्रूथ है, जो वेव फॉर्म में है, इसकी बात वो बहुत बाद में भी करेंगी, वाइब्रेशन के रूप में है, एनर्जी पार्टिकल्स के रूप में है. इट वॉज स्टुपेंडस एंड देन ए वॉइस वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू मी. नॉट एग्जैक्टली वॉइस बट समथिंग दैट वॉज श्री अरबिंदोज ओरिजिन. तो अब वो जैसे अवतार अपने ओरिजिन में, जहाँ से वो आए, जहाँ से उन्होंने आना स्वीकार किया अपने ओरिजिन में, वहाँ पर वो एक प्रकार का वार्तालाप चल रहा है. माँ अनुभव कर रही हैं और वे बताते जा रहे हैं. एज द एक्सपीरियंस अनफोल्डेड दिस वॉइस एक्सप्लेन्ड ईच गस्ट टू मी, ईच स्पैन ऑफ द यूनिवर्स, एंड देन इट एक्सप्लेन्ड हाउ इट ऑल बिकेम लाइक दिस. तो सब कुछ की ओरिजिन क्या है और ये कैसे धीरे 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 डिस्टॉर्ट होता है, एक जागृत अनुभव के साथ सीमा को बताया जा रहा है. द डिस्टॉर्शन ऑफ द यूनिवर्स. क्योंकि बिना पूरे उस सत्य को जाने हुए उसके अंदर जो चेंज लाना है वो संभव नहीं है. अब वो सत्य को माँ एक दूसरी भूमि पर जानती हैं, लेकिन जड़ तत्व की भूमि पर अब वो उसको फिर से जी रही हैं. ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू सीम्ड इम्पॉसिबल. जो यूनिवर्स का ही सत्य है और जो यूनिवर्स बन गया है. एंड दैट्स व्हेन दैट सॉर्ट ऑफ वॉइस रिमाइंडेड मी ऑफ माई प्रॉमिस दैट आई हैड प्रॉमिस टू डू द वर्क ऑन अर्थ एंड इट वुड बी डन. आई प्रॉमिस टू डू द वर्क एंड इट विल बी डन. तो वहाँ पे सीमा को स्मरण कराया जा रहा है, श्री अरविंद ही करा रहे हैं अपने ओरिजिन में, कि ये कार्य करने के लिए ही आप आए हो. तो ये तो होना ही है, क्योंकि वो आद्य शक्ति हैं, आदि स्रोत हैं. और इस प्रकार से ये अनुभव चलता रहता है. फिर मई 15 को माँ फिर इस बात की पुष्टि करती हैं कि जब वो श्री अरविंद की एंड जस्ट देन आई सीम टू हियर नॉट श्री अरबिंदो एग्जैक्टली, बिकॉज देन यू इमीडिएटली थिंक ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी, बट दैट सॉर्ट ऑफ वॉइस सेइंग टू मी योर प्रॉमिस, यू सेड यू वुड डू द वर्क. So that's when I said, yes, I shall do the work. अब हम लोग श्री अरविंद born on so and so date, ये सब किया, पूरी जो हम लोग जन्मपत्री बनाते हैं, कितने दूर हैं हम सत्य को समझने के लिए. When I was those gusts of love, when I was conscious of the last one, the one organized outwardly as it were by Sri Aurobindo, materializing as the avatar Sri Aurobindo, then came the absolute certainty that the thing was done, that it was decreed. वो निश्चित हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, माँ कहती हैं इट वॉज डन. वो देखती हैं कि अब श्री अरविंद पीछे चले गए थे 1950 में, लेकिन वो ये कार्य कर रहे थे, कहीं ना कहीं तैयार कर रहे थे. तो ठीक जैसे सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन के समय सीमा श्री अरविंद की वाणी सुनती हैं, द आवर हैज कम, उसी प्रकार से यहाँ भी वो श्री अरविंद की ओर से निश्चितता आती है. वो फाइनल जो पुश मिलता है वो श्री अरविंद से मिलता है, और वो कहते हैं कि समय आ गया है और तुमने प्रॉमिस किया था और तुम ये करोगी. फिर इसके बाद अनेकों अनेकों अनुभव होते हैं. अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन समय की सीमा है. लोग पूछते हैं कि श्री माँ उन्होंने शरीर क्यों छोड़ा. अब श्री माँ की वाणी सुनिए. What I call me, my consciousness is completely outside the body. My physical consciousness has been universalized for a long, long time. 1962 में बता रही हैं. It encompasses all terrestrial movements. ये तो जब श्री माँ अपना व्यक्तिगत योग कर रही थी तभी, जब उन्होंने
अर्थ प्रिंसिपल की यूनियन जो 26 नवंबर 1915 का उनका एक्सपीरियंस है या 16 का एक्सपीरियंस है, उसमें उन्होंने अपनी उनकी पूरी फिजिकल कॉन्शियसनेस यूनाइट करती है अर्थ को लेकर के सुप्रीम के साथ। तो ये तो वो बहुत पहले से पूरी सृष्टि के एक एक सत्य को उन्होंने अपने अंदर धारण किया हुआ था। बट द बॉडी इज लिमिटेड सोनली टू दिस स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. That's what I call the body consciousness. And when I said I have left the body, ये भी सीमा बीच में कहती है कि मैंने शरीर को छोड़ दिया है. It certainly didn't mean I have left the physical consciousness. यानी वो भौतिक जगत टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड के संपर्क में है और केवल वो प्योरली बॉडीली एस्पेक्ट की बात करें, यानी वो जिसको हम देखते हैं. बाद में सीमा कई बार लोगों को बताएंगी, तुम समझते हो मैं ये हूं, पिंच करके, तुम समझते हो मैं ये हूं, तुम समझते हो कि तुम अगर इसके करीब हो तो तुम मेरे करीब हो. बार बार वो बताएंगी. श्री अरविंद इसकी बात लेटर्स में उस समय करते हैं, लेकिन यहां पे सीमा बड़े कंक्रीट ढंग से बताएंगी. तो शिष्य घबरा जाता है, कहता है आई एम नो मोर इन दिस बॉडी. आप क्या कह रही हो मां? आप शरीर में नहीं हो? क्यों? क्या आपने ये शरीर छोड़ दिया है? तो फिर मां समझाती हैं. सो टू बी अंडरस्टूड आई सेड आई एम नो मोर इन द बॉडी, बट इट इज इन दैट आई हैडंट बीन इन माई बॉडी. माई कॉन्शियसनेस हैड बीन आउटसाइड माई बॉडी फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम. ये कोई मैं तुम्हें नई घटना नहीं बता रही हूं. बट देयर वॉज ए काइंड ऑफ कनेक्शन, यू नो, समथिंग दैट मेड मी फील इट एज माई बॉडी, ऑल्दो आई न्यू वेल एनफ इट स्टिल अलाइव. तो अब कहती हैं बाद में पास्ट टेंस में कि इट यूज टू बी माई बॉडी. अब फिर क्या अनुभव करती हैं? तो डिसाइपल कहता है कि माँ, जब आपने कहा मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कार्य के कारण आपका कोई भाग विड्रॉ कर गया है. सीमा कहती है ओह नो, ये देखिए मनुष्य की भाषा की समस्या है. जब हम कहते हैं 17 नवंबर 1973 में सीमा ने अपना शरीर छोड़ दिया, माँ हंसती, कहती शरीर तो मैंने कब का छोड़ दिया था. इवन उसका लिंक मैंने 1962 में समाप्त कर दिया था. नथिंग विड्रू, इट हैड ऑलरेडी विड्रॉन ए लॉन्ग टाइम अगो. फिर से पुष्टि कर रही हैं कि ये मैं नहीं कह रही हूं. द कॉन्शियसनेस वॉजंट एट ऑल सेंटर्ड इन द बॉडी. When I said I, for instance, it never occurred to me that I was this. Mother points to her body. The I who spoke, was always a will entirely independent on the body. लेकिन उसके बाद फिर क्या चीज होती है जिसके कारण माँ ने कहा, but there has been a strange phenomenon. Before I used to say I am outside my body, it was always I am outside my body. But this time the body seemed to have been consigned or entrusted. अब उन्होंने वो जो लिंक है शरीर के साथ वो भी समाप्त हो गया है. अब वो क्यों समाप्त हुआ है ये वो बताएंगी. लेकिन उसके पहले एक चीज वो बताती हैं. वो कहती हैं कि मुझे मना किया गया है कि मैं अपने ज्ञान और शक्ति को पूरी तरह से शरीर के ऊपर नहीं डालूं जैसे मैं पहले करती थी. ये मुझे फॉरबिड किया गया है क्योंकि वो एक नई चीज का उसमें निर्माण होना है. तो ये एक प्रोसेस है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. और इसी श्रृंखला में आगे सीमा बताती हैं टू डाई unto death, to become incapable of dying because death has no more reality. उसके बाद जब कोई पूछता था सीमा से मृत्यु के बारे में, पहले भी सीमा ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन 62 के बाद कहती है माँ कि अब मैं जानती हूँ इसको बहुत कंक्रीट ढंग से, क्योंकि मैं मृत्यु के ही क्षेत्र में हूँ. मानो वहाँ जाकर के उन्होंने पूरी अपनी लीला एक पाताल लोक में जाकर के एक नव निर्माण कर रही हैं, क्योंकि वही सारा बेस है. अब हम लोग कहानियाँ सुनते हैं देवताओं की कि वो पाताल लोक में चले गए, उन्होंने वहाँ दैत्यराज वाली को एक संरक्षण प्रदान किया, लेकिन ये पाताल लोक में जाके रूपांतरण वो पूरी तरह मानो उन्होंने जो पाताल लोक है उसको अधिकृत कर लिया है अपने प्रेम के द्वारा. और अब वो पूरी तरह से जानती है कि वो कैसे ऑपरेट करता है, वहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, चीज़ें क्या, और वहाँ बदल रही हैं क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को बदलना है. दिस इज बिगिनिंग टू, आई कांट से क्रिस्टलाइज,
दैट्स मच टू हार्ड, इट्स लाइक ए सॉफ्ट ब्रीज कंडेंसिंग। फिर वो बताती हैं जुलाई 18, 1962 में, मैटर नीड्स क्वाइट ए प्रिपरेशन टू मेक इट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड दोज वाइब्रेशंस। कि ये जो दिव्य प्रेम के जो ओरिजिनल प्रेम है उसके लिए कुछ थोड़ी रिसेप्टिविटी चाहिए। पहले भी वो बताती हैं कि अगर थोड़ी भी रिसेप्टिविटी नहीं है, और सबसे बड़ी रिसेप्टिविटी क्या होती है प्रेम की? स्वयं प्रेम। दैट्स वाई हम देखते हैं कि जब श्री अरविंद के योग में श्री अरविंद बताते हैं भक्ति इज द क्राउन, जब श्री अरविंद लव की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो प्रेम सेंटिमेंटलिटी नहीं है, वो केवल भजन गान नाचना कूदना नहीं है, किंतु जो डीप साइकिक लव है वो क्राउन है योग का। वो कई जगह की अगर हम ज्ञान को लें और कर्म को लें तो उसके राइट और लेफ्ट हैंड है, किंतु हृदय जो है जहाँ प्रेम का ओरिजिन है वो उसका केंद्र है। तो कहती है मैटर नीड्स क्वाइट ए प्रिपरेशन टू मेक इट स्ट्रांग इनफ टू होल्ड दोज वाइब्रेशंस, and the body seems to be given a trickle to see how much it can bear. But there is such an immediate intensity of joy in all the cells, in the heart and organs, that it all seems on the verge of exploding. It comes just to tell you, see, this is how it is. यहाँ वो हार्ट एक साइकोलॉजिकल सेंस में नहीं यूज़ करी है, सारी लैंग्वेज बॉडी की है, तो स्पष्ट करी हार्ट एंड द ऑर्गन्स। जो ग्रंथि है हृदय की, जो हृदय जो ऑर्गन है वो चेंज हो रहा है। सीमा बाद में बताएंगी ट्रांसफर ऑफ पावर, रूपांतरण के समय जब न्यू बॉडी फॉर्म होता है उसके अंदर एक नया ऑर्गन, तो अब उसको टेक ओवर करना है उस फंक्शन को जो पहले वो पुराना ऑर्गन कर रहा था। वो ऑर्गन फिर धीरे धीरे शिविल होकर समाप्त होगा। तो वो जो होता है जब ओल्ड सिस्टम चल रहा है, साइकोलॉजिकली हम इसको आराम से समझ सकते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो एक समय लगता है, ओल्ड सिस्टम रेजिस्ट करता है, सस्पिशियस होता है, ये साइकोलॉजिकली तो हम समझ सकते हैं। डिफीटिस्ट होता है, कहता है नहीं 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 ये तो कल का बच्चा है, इत्यादि इस तरह के भाव होते हैं। लेकिन ये चीज़ अब भौतिक शरीर पर हो रही है, भौतिक शरीर के अंदर डिस्ट्रस्ट है ये नई चीज़ का। ऑर्गन्स वो कार्य कर रहे थे, अब अचानक उनसे उनका कार्य छीन करके एक नया ऑर्गन्स जो ऊर्जा से चलता है, सुप्रामेंटल ऊर्जा से, वो रिप्लेस किया जा रहा है। फिर वो कहती हैं बट नाउ द बॉडी, पहले उसके बट व्हाट द आई सीज सो फॉल्स, बट नाउ द बॉडी इटसेल्फ, इट्स वेरी ओन सेल्फ, फील्स इट इज विद इन थिंग्स और विद इन पीपल और विद इन एन एक्शन, देयर आर नो मोर लिमिट्स। अब इसको हम कैसे समझेंगे? चेतना अंदर में चली जाती है तो हम समझते हैं, ये तो हम लोगों ने सुना हुआ है, श्री अरविंद ने इस चीज़ को बहुत बार किया। लेकिन शरीर सबके अंदर चला गया, और ये माँ इसको कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के द्वारा कि अगर किसी के अंदर हिमोरेज हो रहा है, माँ बताती कि वे सब लोग जो अब उच्च चेतना की ओर मुड़े हुए हैं, उन सबके शरीर में जो घटनाएं होती हैं उनके शरीर के अंदर घटित होने लगती हैं, और उनके शरीर, उनका जो संकल्प होता है कि नहीं इट शुड स्टॉप, उसमें हिमोरेज का एक एग्जाम्पल देती हैं, तो वो ट्रांसलेट हो जाता है दूसरे बॉडी में बाय इट स्टॉपिंग। सो ये एक अनुभव बताती हैं। एक और वो देखती हैं सब कुछ उस शरीर के अंदर है एकदम वेव फॉर्म में, और दूसरा वो देखती हैं वो शरीर सब चीज़ के अंदर है, वो जो सत्य स्पिरिट का है कि इट इज़ विद इन ऑल बींग्स एंड ऑल बींग्स आर विद इन इट सेल्फ। अब वो देह का सत्य हो रहा है, क्योंकि देह को दिव्य बनना है तो वही इमेज होगी। देयर आर नो मोर लिमिट्स, नन ऑफ दिस। माँ अपने स्किन को, हाथों को छूती हैं, कहती हैं कि अब ये कोई सीमा नहीं है। और फिर वो बताती हैं कि टेक दिस एग्जाम्पल, समवन एक्सीडेंटली बम्प्स मी with an object or a part of his body, well it is never something external, it happens inside. तो कहते हैं कि कोई चीज बाहर से हो ही नहीं रही है, जो कुछ हो रही है इस देह के अंदर हो रही है। और वो स्पष्ट करती है मैं देह की चेतना की बात नहीं कर रही हूँ, वो अनुभव वो बहुत बार कर चुकी हैं। फिजिकल कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रही हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉडी की बात कर रही हूँ जो ये देह है, हाड़ मांस का पुतला है। फिर वो कहती हैं कि दोनों सेंसेशन सुपर इम्पोज चल रहे हैं, एक जो पुरानी फंक्शनिंग है और एक जो नई है जो प्रकट होना चाह रही है। फिर इसी श्रृंखला में, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हैं इसमें, फिर माँ कहती हैं द बॉडी वॉज टोल्ड दैट इट वुड गो ऑन टिल कंप्लीट प्योरिफिकेशन। फिर से वो 13 अप्रैल के अनुभव की बात कर रही हैं।
and that at that point it will have the choice between continuing its work or, you see, once it has attained complete purification from the cellular point of view, what people call physical purity, that's not it. From the point of view of the divine influence, which means that each cell will be under the exclusive influence of the Supreme. तो प्योरिटी वो हम लोग जिसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि और वो नेति धोती जिससे शरीर की प्योरिफिकेशन होती है, ये कितनी माँ कहती हैं कि जब लोग मुझसे बात करते हैं गेटिंग रीड ऑफ द ईगो डिज़ायर, मुझे बचकानी चीज़ें लगती है, मेरे अंदर बचपन से नहीं थी. तो अभी तक स्पिरिचुअलिटी अभी कितने दूर है इस सत्य से. या फिजिकल प्योरिटी के लिए लोग जो टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन यहाँ पर माँ कह रही है एक एक सेल डिवाइन सुप्रीम के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाए. और ये संभव है जगन माँ, क्योंकि सारी सृष्टि उनसे निकली है. यदि सुप्रीम एक एक कण में समाया है तो क्यों नहीं एक एक कण सुप्रीम जैसा बन सकता है. इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है. लेकिन ये सोचने में और करने में जो गैप है उसी को सीमा पूरा कर रही हैं. यहाँ ये भी कहती हैं सीमा कि अब ये एक बॉडी दो बॉडी की बात नहीं, इट इज़ दी बॉडी. ये अब ये शरीर मेरा शरीर ये सब टर्मिनोलॉजी पुरानी हो गई है. दी बॉडी यानी वो सारे शरीर जिसके अंदर एस्पिरेशन है वो सीमा की शरीर बन गए हैं और वो उन सबके अंदर कार्य कर रही हैं. और इसको भी वो प्रकट करती हैं आगे. The body was told that the work would be done, and once it was completed, the body itself, entirely under the Supreme's influence, would decide whether it wants to continue or be dissolved. जब एक बार ये काम पूरा हो जाएगा तो शरीर को ये चुनाव दिया जाएगा कि वो आगे उसको कंटिन्यू करना है या उसको डिसॉल्व होना है. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज डिसोल्यूशन मीन्स ए स्कैटरिंग. दोनों ही चीज़ों में लाभ है. वो सुपरामेंटल बॉडी फॉर्म हो गई है, न्यू शरीर फॉर्म्ड हो गया है. तो यदि बॉडी डिसॉल्व होता है तो वो जो सेल्स हैं उनके अंदर भी जो बचा खुचा जो सुपरामेंटल वाइब्रेशंस हैं वो सारे जगत में विकीर्ण हो जाएगा, फैल जाएगा. बट टू स्कैटर इज ए वे टू स्प्रेड द कॉन्शियसनेस ओवर ए वेरी लार्ज एरिया. वो मैटर के अंदर कंटेजियन से स्प्रेड होगा. ये एक अलग प्रकार का डिवाइन कंटेजियन है. सो द सेल्स विल बी गिवन द चॉइस आइदर टू एक्ट इन दैट वे और टू एक्ट इन एग्लोमरेशन. यानी वो बॉडी पड़ा रहेगा, जैसे हम लोग सुनते हैं कुछ ऐसे सेंट जिन्होंने सुपरामेंटल योग तो नहीं किया लेकिन उच्च चेतना में उन्होंने अपने शरीर को प्रिजर्व करके रखा कुछ दिनों तक, कई दिनों तक. वो एक बॉडी एक सेंटर बन गया जिसके थ्रू वो फोर्स काम करती रही पूरे संसार में. तो माँ कहती हैं कि ये दो चॉइस दी जाएंगी. डिसोल्यूशन माने पूरा शरीर मानो गायब हो जाएगा. ये भी हुआ है इस तरह की चीज़ें. और वो जो सेल्स हैं वो स्कैटर कर जाएंगी. ये स्वामी रामलिंगम जो ग्रेस लाइट अनुभव करते थे, जिनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, एक दिन उनका बॉडी पूरा डिसॉल्व हो जाता है. 21 दिन तक वो एक कमरे में रहते हैं और वो डिसाइपल को कह देते हैं खोलना मत, कारण नहीं बताते हैं. और वो ये अनुभव कर रहे थे रूपांतरण की प्रोसेस पूरा. ये सीमा के साथ भी इसका वार्तालाप है. डिसाइपल कहता है वो क्या प्रयास कर रहे थे. ग्रेस लाइट. माँ कहती हैं बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन वो जानते थे कि ये मैं व्यक्तिगत रूप पे कर रहा हूं लेकिन इसका कलेक्टिव रूप जो होगा वो कोई और आएगा करने के लिए. ये वो जानते थे भली भांति और उन्होंने ये बात स्पष्ट कही थी. तो स्वामी रामलिंगम ये प्रयास कर रहे थे और 21 दिन कमरे में रहे. जब उसके बाद डिसाइपल्स गए, पुलिस ने इंसिस्ट किया, तोड़ा कि अंदर में मर गए होंगे, खाना नहीं खा रहे, भूख नहीं प्यास नहीं, तो उन्होंने देखा कि वो गायब हो गए. तो ये बॉडी का डिसॉल्व होना मतलब वो पूरा उसकी जो ऊर्जा है विकीर्ण हो जाएगी, सेल्स सब जगह स्कैटर हो जाएंगी, इस तरह की संभावना है. या दूसरा कि वो बॉडी एक पूरे फिस्ट की तरह माँ कहती हैं वहाँ पर रहेगा. अब हम लोग देखते हैं कि सीमा का जब वो शरीर अगेन लैंग्वेज फेल हो जाती है. सीमा ने अपना शरीर कब का छोड़ दिया, लेकिन 17 नवंबर 1973 के बाद जिन लोगों ने सीमा के शरीर को देखा, भौतिक शरीर को, तो कहते हैं कि ऐसा लगता था बहुत श्रिंक कर गया है, मानो माँ एक छोटी सी बच्ची बन गई है. तो अब धीरे धीरे ये प्रकट हो रहा है कि माँ इस शरीर के साथ क्या कर रही थी. और इसी श्रृंखला के अंत में हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं श्री माँ ने फिजिकल बॉडी कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा. ये जुलाई 31, 1963 का वार्तालाप है जिसमें माँ कहती हैं इट इज़ क्लियरली ए न्यू वे ऑफ डाइंग दैट मस्ट बी पॉसिबल. इसको हम कहते हैं मृत्यु, लेकिन ये मृत्यु नहीं है, कुछ और है.
ए न्यू वे ऑफ डाइंग, जहाँ अपने शरीर में पूरा सुपरामेंटल सब्सटेंस एक्यूमुलेट करके व्यक्ति एक सुपरामेंटल बॉडी में प्रवेश करता है, लेकिन ये फिजिकल बॉडी एक खोल की तरह रह जाता है, परंतु वो खोल की तरह रहेगा या डिसॉल्व कर जाएगा इसका निर्णय लेना है। परंतु वो रह भी जाता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो संसार में कंटेजियन बन के जाती है, यानी उसमें इंडिविजुअल रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, किंतु कलेक्टिव रियलाइजेशन के लिए बॉडी के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं जो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस में जो सुपरामेंटल चेतना है, सुपरामेंटल सब्सटेंस है, चेतना भी नहीं, वो बॉडी के साथ जो लगी हुई है, जो छूट गया उसके साथ वो रह जाती है। तो माँ कहती हैं न्यू वे ऑफ डाइंग, नो लॉन्गर डेथ एज वी रिगार्ड इट, वैसे नहीं मृत्यु जिसको हम मृत्यु समझते हैं। तो ये तो एक स्तर पे युद्ध चल रहा था, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि कई स्तरों पे युद्ध चल रहा है। 1962 ही वो साल है। वैसे इसके बाद पहले ये हम लोग स्पष्ट कर लेंगे, इसके बाद श्री माँ अपने जो ऊपर जो कक्ष है, जो जहाँ अब हम लोग श्री माँ का कक्ष कहते हैं, 1953 में वो बन गया था, लेकिन श्री माँ वहाँ रहती थी, नीचे भी आती थी इंटरव्यू रूम में। 1962 के बाद माँ नीचे नहीं आई। तो 1962 के बाद कोई भी जो नॉर्मल दर्शन होते थे नीचे, दर्शन दिवस में माँ आती थी, पूजा के दिनों में इत्यादि, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो 1963 में पहली बार वो बालकनी दर्शन देती हैं, और वो कौन सी बालकनी, जिसको आज हम टेरेस दर्शन कहते हैं। यानी ओरिजिनल बालकनी दर्शन वो है जो एक तल्ला नीचे है, जो बालकनी रोड जिसको हम कहते हैं वहाँ पर है। फिर उसके बाद टेरेस दर्शन प्रारंभ हुआ, जो डिस्पेंसरी के ऑपोजिट है टेरेस, वहाँ से माँ दर्शन देती थी। दोनों इमेजेस हैं। तो ये टेरेस दर्शन 1962 के बाद यानी 1963 से ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद माँ नीचे नहीं आई, इंटरव्यू रूम में भी नहीं आई, क्योंकि वो और इंटेंस इसमें प्लंज हो गई थी, और कई सारे संसार में युद्ध चल रहे थे जिसमें उनको भाग लेना था। ऐसा ही एक युद्ध उस समय हम देखते हैं 1962 में, इंडो चाइना वार। अब हम लोग कहेंगे इससे भगवान को क्या लेना देना, बहुत कुछ लेना देना है। 1900 इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये था कि अक्टूबर में दलाई लामा पहले वो माओ तो पूरा एक भयंकर असुर था, कम्युनिस्ट असुर, जो आइडियोलॉजी, वो डिसेप्शन, बिल्कुल आइडियोलॉजी के नाम पर कि हम सब एक हैं, सब क्लासलेस सोसाइटी, वो वास्तव में क्या क्रिएट कर रहा था, एक बहुत ही वायलेंट पैराडाइम जीवन का, जिस वो क्लासलेस नहीं थी। क्लासलेस इस तरह से थी कि बायोलॉजिकली हम सब एक हैं, तो रिच के पास धन है, उससे लूट लो, वो रिवॉल्यूशन है, वायलेंस थ्रू द बैरल ऑफ द गन। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी संसार में ऑलरेडी जन्म लेकर बड़ी हो रही थी। तो उसने जो, और कई लोग जो जैसे पहले हिटलर के उसमें लोग धोखे में आ जाते हैं बाहर से चीज़ों को देख के, अरे बाहर से कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बातें बोल रहा है। तो इस प्रकार की ही चीज़ माओ से इवन दलाई लामा एक समय था जब वो प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन एक समय उसने कुछ ऐसी बात बोली, उनसे कहा कि मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट तो अनात्मवादी हैं। कहा कि भगवान, रिलीजन ये तो कुछ होता नहीं है, ये तो ओपियम है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है। तो जब उसने ये बोला तो दलाई लामा, उनका जो डिसर्निंग इंटेलेक्ट है, वो समझ गए कि ये जो कह रहा है और इसके अंदर जो चेतना, ये बिल्कुल भिन्न है। तो वो बाकी हिस्ट्री है कि कैसे वो आते हैं इंडिया में, भ्रमण करते हैं, और फिर वो वापस नहीं जाते हैं अक्टूबर के बाद, और वहीं से फिर उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ये सब बाद में होता है। लेकिन उसी के बाद चीन भारत के साथ युद्ध करता है। वो नेहरू जी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पैक्ट नहीं किया था, हालांकि सीमा कहती हैं कि नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको साथ आना चाहिए टू फॉर्म ए फ्रंटियर अगेंस्ट दैट चाइना। श्री अरविंद 1950 के एक पत्र में लिखते हैं, जब कोरियन वार होता है, नॉर्थ कोरिया, तो ट्रूमैन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साउथ कोरिया साथ दिया और उस वार में घुस गए। तो लोगों ने कहा ये क्यों इंटरफियर कर रहा है अमेरिका। श्री अरविंद कहते हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, द होल अफेयर इज प्लेन एज ए पाइक स्टाफ, कि ये इतना स्पष्ट है कि चीन की मंशा क्या है, वो नॉर्थ कोरिया में अधिकार करेगा, फिर पूरा साउथ वेस्ट एशिया, आप देखिए पूरी साउथ वेस्ट चाइना सी की बात हो रही है, वो पहले आइलैंड्स निकाल रहा है उसके अंदर। तो श्री अरविंद 1950 में इस चीज़ को देख चुके थे, और फिर करते हुए वो इंडिया और बाद में वर्ल्ड के ऊपर उसकी हेजेमोनी का प्रयास करेगा, और वो दो तरफ से अटैक करेगा, एक इस तरफ से, दूसरा तिब्बत के थ्रू
वो भारतवर्ष में प्रवेश करेगा। बिल्कुल वैसे ही उसने अटैक किया। और सीमा अपने उसमें देखती हैं, एक एक्सपीरियंस में वो देखती हैं कि वही जो लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड है वो खड़ा हुआ है एक क्लिफ के ऊपर और बड़े गर्व से उनसे कह रहा है सीमा से, देखो अभी मैं क्या करता हूं। तो वो एक ईस्ट से लाइटनिंग आती है, एक वेस्ट से लाइटनिंग आती है, जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा हो। तो माँ कुछ नहीं करती है, शांत स्थिर इमोबाइल। अब उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है द्वित विशुद्ध से, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा है। माँ कहती बिफोर डाइंग फॉल्सहुड राइजेस टू इट्स फुल स्विंग। तो गिव अप नहीं करेगा इतनी आसानी से। तो वो जब माँ को दिखाता है बड़े गर्व के साथ, माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, एकदम स्थिर शांत। और फिर माँ कहती हैं कि वो वहाँ से भाग जाता है, डिसअपियर हो जाता है उस पावर ऑफ इमोबिलिटी में। और वास्तव में चीन ने उस समय दो तरफ से अटैक किया था। एक जो आसाम की तरफ से, आसाम तक आ गए थे वो बॉर्डर में, जोरहाट, तेजपुर, तवांग, ये सब एरियाज को उन्होंने अंदर घुसे चले आ रहे थे, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। और इसमें यह नहीं कि भारतीय सेना की तरफ से कोई कमी थी, लेकिन उनको इक्विपमेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी पॉलिसी थी हिंदी चीनी भाई भाई। तो अगेन वो डिसीव हो गए थे। और दूसरी ओर तिब्बत के थ्रू वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो ये पूरा एक्शन चल रहा था भारतवर्ष के ऊपर। उस समय की जो एक्चुअल घटना है कि कैनेडी प्रेसिडेंट थे और सीमा ने कहा कि वो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे और उनकी जो मृत्यु हुई वो एक ऑकल्ट डेथ हुई थी। फोर्सेस ने उनको मारा क्योंकि उनके अंदर कुछ कमजोरियां थी, लेकिन उनके अंदर एक विशालता थी, एक उदार सोच थी और वो समझते थे चीज़ों को सही दृष्टि से। उनके डिफेक्ट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसे चर्चिल के डिफेक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कैनेडी और बाद में ख्रुश्चेव, माँ बड़ी प्रसन्न होती थी कि ये दोनों अब मिलेंगे और वो प्रयास करी थी कि रूस और अमेरिका मिल जाए। और वो कहती थी अंत में नए जगत के लिए ये तीनों राष्ट्रों को साथ आना है, रूस और अमेरिका विद भारत एज दी ज्वाइनिंग कड़ी। जब भारत, रूस और अमेरिका एक होंगे, एकजुट होकर नए जगत के लिए काम करेंगे, तब चीन का ये जो इन्फ्लुएंस है और जो स्ट्रांग होल्ड है वो कमज़ोर होगा। तो ये जब पूरा चल रहा था तो भारतवर्ष से कोई उस समय जो अमेरिका में एम्बेसडर थे, क्योंकि वो चले आ रहे थे, भारतवर्ष तो तैयार नहीं था, तो उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका तो रिफ्यूज़ कर रहा था। उस समय केवल सोवियत रशिया ने थोड़ा हेल्प करने की बात कही, लेकिन उस समय जब कैनेडी के पास गए रात को, जो एम्बेसडर, ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जो उनके बहुत करीबी थे उस समय के एम्बेसडर। तो वो जब गए उनसे मिलने के लिए, रात को 3 बजे मीटिंग हुई और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इनसे पूछा कि कहाँ तक आ गए हैं चीनी। तो उन्होंने कहा सर मेरी पोस्टिंग नहीं हुई थी कभी उस तरफ, मुझे मालूम नहीं है ये तो, लेकिन आ रहे हैं ये पता है, सुना है मैंने वेगली। वो एग्जैक्ट चाहते थे। तो उन्होंने फिर अपने जो CIA की जो मेन है उनको बुलाया और पूरा मैप दिखा के उन्होंने कहा कहाँ तक आए हैं। तो वो बिल्कुल मालूम था अमेरिकन स्पाई एजेंसी को कि एक एक जगह कहाँ पर आ गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग आज हेल्प मांगने आए हो, तुम्हारे देश में किसी ने 2 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी कर दी थी, देख लिया था कि ये ऐसा होने वाला है, तुम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। तो इन सज्जन ने कहा किसने की थी? ने कहा देखो मेरे पास इसका प्रमाण है। तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली उसमें कहा देखो, थ्रेट टू इंडिया फ्रॉम रेड चाइना थ्रू तिब्बत। तो पुस्तक थी श्री अरविंद की। तो वो कहते तुमने ये सुना नहीं? तो उन्होंने कहा सर, उन्होंने खुद नहीं पढ़ी थी किताब कि ये श्री अरविंद। फिर वो अक्सर पका गए कि ये 2 वर्ष पूर्व नहीं है, तो काफ़ी पहले इन्होंने लिखा है। फिर इसकी पुष्टि की है उन्होंने 1950 में। तो 1950 में तो उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया। तो ये परिणाम होते हैं जब हम ऋषि योगी, जो सच्चे मायने में, ये नहीं कि कोई जो कह रहा है कि मैं योगी हूँ वो नहीं, लेकिन जो भविष्य दृष्टा श्री अरविंद, सीमा, उनकी बातें नहीं सुनने का क्या परिणाम हुआ है। तो जब ये सब हो रहा था तो कहते हैं एनीवेज तुम लोग डेमोक्रेसी हो तो मैं प्रयास तो करूँगा। हालांकि नेहरू जी ने उस समय सोशलिस्ट का वो स्टैंड लिया हुआ था। सीमा कहती मैं समझ सकती हूँ सोशलिज्म की सब लोग वो, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ कार्य करें, यानी हम शब्दों से धोखा खा जाते हैं। उस समय माँ बताती काफ़ी कुछ चीन के बारे में। तो बताती कि चीनी कौन है। वो कहती हैं कि इनकी जो रेस है, और इसके कहीं कहीं हम लोग देखते हैं अगर बहुत इसमें डिग करें कि ये 3 प्रकार से, 3 दिशा से रेसेस आई, एक पूर्वी एरिया से, एक पश्चिमी एरिया से, और उसी प्रकार से उनकी स्क्रिप्ट है
एक लेफ्ट टू राइट है, एक राइट टू लेफ्ट है, लेकिन चाइनीज स्क्रिप्ट वर्टिकल चलती है। तो कहती है तीसरी ये जो मंगोल रेस है, अब इनकी अगर आप हिस्ट्री सुनेंगे तो वो कहते हैं वो पर्वत पे थे, पर्वत पे उन्होंने जन्म लिया और वहाँ से आए। तो सीमा बताती हैं कि ये वास्तव में ये पूरी जो मंगोल रेस है, चीनी, जापानी और मंगोल्स जिनको हम कहते हैं आज, ये वास्तव में जब मून पे थे, जब मून ठंडा हो गया तब ये लोग आए थे और उन्होंने धरती को इनहेबिट किया, बहुत लाखों वर्ष पूर्व की बात है। तो अब उस समय माँ ने कहा तो लोग तो ऐसे समझते कि मून पर तो पानी ही नहीं था। आज कहते हैं कि हाँ मून पे पानी भी है, आइस भी है और जीवन की संभावना थी। और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि चीनियों का एक मून के साथ एक विशेष फैसिनेशन है। वो मून पे ले गए प्लांट्स कि वहाँ पे हम देखेंगे खेती करने के लिए। वो और बात है कि प्लांट मर गए, और यहाँ तक कि चीन में उन्होंने एक आर्टिफिशियल मून भी क्रिएट कर दिया है जो हवा में रहेगा लेकिन लाइट देगा। लूनर कैलेंडर, लूनर, ये सारा उनका एक फैसिनेशन है, मानो कहीं ना कहीं एक पूर्व स्मृति है। तो माँ बताती हैं कि चूंकि वो मून से आए हैं, धरती को ओरिजिनली बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए उनके अंदर चैत्य सत्ता नहीं है, वो यहीं की है। चैत्य सत्ता धरती के ऊपर है, इसलिए वो बहुत क्रूएल होते हैं, वो इंसेंसिटिव होते हैं, अपने पेन को भी महसूस नहीं करते, दूसरे के पेन को भी महसूस नहीं करते। यानी उनके सोल्जर्स हजारों की संख्या में आ जाएंगे और मर जाएंगे, दे डोंट एक्सपीरियंस दैट पेन। जो हम मनुष्य होने के कारण, चैत्य सत्ता के कारण हम अपना दुख भी समझते हैं और दूसरे का दुख भी समझते हैं, उसकी अनुभूति नहीं है। तो अनुभूतिहीन, तो सीमा एक वार्तालाप बताती हैं इसी संदर्भ में कि जब एक व्यक्ति था, माँ कहती हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किसी ने उनको कहा कि चीनियों के पास ही वो इंटेलेक्ट है जिसके द्वारा लाइफ डिवाइन को वो समझ सकें। तो माँ कहती हैं हाँ वो तो है, इंटेलेक्चुअली बहुत डेवलप्ड है। फिर माँ बाद में बताती हैं उनके जाने के बाद, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है हृदय के अंदर। तो कहते हैं इंटेलेक्ट तो है जो समझ सकेगा, ये सच है। कहती हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि एक प्रकार का इंटेलेक्ट, एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, उसकी बात नहीं करती हैं, लेकिन हृदय के अंदर वो भाव नहीं है, कोल्डनेस है। वहीं पर भगवान की उपस्थिति है, चैत्य की उपस्थिति है, जो हमारे हृदय को ऊष्मा देती है, प्रेम देती है, जॉय देती है। इस तरह से वो जीवन को नहीं देखते। तो अब हम लोग देखते हैं कई रोग भी, एपिडेमिक्स भी, खान पीन की पद्धति, स्नेक ब्लड, लाइव स्नेक, यानी अगर हम देखें तो अब ये सब चीज़ें सही जगह पर जाती हैं कि जो उनकी सोच है, जिस तरह से माओ ने लाखों लोगों को मार डाला और उनके कपाल को गाड़ दिया, तो ये जो भाव है। पर माँ एक चीज़ और कहती हैं, लेकिन धरती पर इतने लाखों वर्ष रहने के कारण अब उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्टेमिनेशन के कारण एक चैत्य आ गया है, कहीं ना कहीं उसका टच आ गया है। तो ये एक सेविंग ग्रेस है, क्योंकि वो धरती पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये नहीं कि हम हर चीनी को देख के ये समझेंगे इसके अंदर चैत्य सत्ता नहीं है, एक चीज़ आ गई है। और उनका जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी थी वो पूरी इंटेलेक्ट से गई थी। अगर हम देखें लाओ त्से वगैरह जो पुराने समय में, तो पूरी इंटेलेक्ट के मार्ग से गई थी। भक्ति या सेवा या कर्म, इसका भाव नहीं था। और ये भी हम देखते हैं कि वो बड़े क्लोज रहते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न उसमें लोगों की विवाह होते हैं, संबंध होते हैं, लेकिन जनरली ये बहुत रेयर देखेंगे कि एक चीनी का किसी और उससे एक फ्रीली संबंध हो, क्योंकि वो अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर स्मृति है। सो सीमा उस समय कंटेम्पलेट करती हैं और कहती हैं कि वो देखती हैं चीनीज़ को आते हुए, कहती हैं यदि चीनी आ गए, सब जगह आ रहे हैं, तो फिर तो समझो कि बस काम अब बहुत लंबा टल गया। कहती है आई डोंट वांट देम, आई डोंट वांट द चाइनीज, स्पष्ट रूप से कहती हैं। फिर वो कहती हैं कि यदि चाइनीज आए तो या तो अमेरिका या रशिया को आना पड़ेगा भारतवर्ष में। क्यों आना पड़ेगा? चीनियों से लिबरेट करने के लिए। और फिर वो कहती है लेकिन रशियंस के आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो मिस्टिक्स हैं, उनको भी कोई लाभ नहीं होगा, भारत को भी लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिकी आएंगे तो वो मेटीरियलिस्ट हैं, तो उनको लाभ होगा। वहाँ जनरल ओपनिंग की संभावना है स्पिरिचुअलिटी की, वो स्पिरिचुअल गेन करेंगे भारतवर्ष से, भारतवर्ष मटेरियल गेन करेगा। फिर कहती है लेकिन उसका मतलब होगा 200-300 साल की गुलामी, ह्यूमिलिएशन एटसेट्रा। नहीं, वो ऐसा लगता है उस कन्वर्सेशन को पढ़ के मानो माँ सब देख के अंत में कहती है नहीं ये प्लान मुझे स्वीकार नहीं है। जगत जननी माँ एक प्लान बना रही हैं कि अगर चीनी आए तो क्या होगा, और फिर उसको अस्वीकार करती हैं। फिर वो उस समय क्या करती हैं, वो अपनी ऊर्जा भेजती हैं, एक सजेशन देती हैं चीनियों को कि तुम चले जाओ। और वो अचानक हम देखते हैं कि ये जो माँ का अंतर्दर्शन है, उसके 3 दिन के बाद आई थिंक 19 नवंबर या ऐसे कुछ होगा, वो चीनी
सडनली चले जाते हैं, रिटर्न कर जाते हैं, जहाँ तक ऑक्यूपाई किया था वहाँ से पीछे। वो और बात है कि अक्साई चीन उनको अगेन नेहरू जी दे देते हैं तिब्बत के बारे में कि ये तो इसमें तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपए के मोल पर दे देते हैं। ये सब तो हम लोग सब जानते हैं, हिमालयन ब्लंडर जो हुआ है, क्योंकि उस समय तिब्बत में रिवोल्ट हो रहा था, वो एक बहुत अच्छा अवसर था। खैर जो हो गया। तो श्री माँ लेकिन कहती हैं कि चीनी इतने रिसेप्टिव थे, भारतवर्ष में मैं लीडर्स को समझा रही हूँ लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। और चीनी इतने रिसेप्टिव हैं कि जब मैंने उनको कहा वापस चले जाओ, तो कहती हैं कि उसका कारण है कि उनके अंदर ईविल नहीं है। ये भी कहती कि उनके अंदर डोमिनेशन करने की चाह है, और वो इसलिए क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि कम्युनिज्म से ही सारे संसार का भला होना है। तो ये एक मिसगाइडेड, जैसे हम देखें कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का जो क्रूर रिलीजन, उसी तरह का ये एक क्रूर आइडियोलॉजी है जो विश्वास करती कि इस प्रकार से हम पूरे संसार एक अच्छा बन जाएगा। तो माँ कहती है वो इसलिए एक मिसगाइडेड आइडियलिज्म है जिसके अंदर वो पूरे संसार को, और नेशनल एम्बिशन है जिसके कारण वो पूरे संसार पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ईविल जो एक शब्द है जो डिस्ट्रॉय करना चाहता है कॉन्शियसली चीज़ों को, विनाश करने के लिए, वो चीज़ नहीं है। वो भगवान को मानते ही नहीं है। तो भगवान का काम मैं अवरोध करूं, इसके लिए पहले यू हैव टू बिलीव इन दैट। तो ये सारी बातें माँ रिवील करती हैं और अल्टीमेटली चीन पीछे चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 1965 में इंडो पाक वार होता है। उस समय फिर माँ एक्सप्लेन करती हैं। 1962 में भी श्री माँ चीन के विरुद्ध वार फंड में अपनी ज्वेलरी भेजती हैं, और जब वो अपनी ज्वेलरी भेजती हैं तो इंदिरा गांधी रिसीव करती हैं, और वो माँ कहती हैं कि शी वॉज वेरी सेंसिटिव। वो समझ जाती हैं कि ये कोई साधारण ज्वेलरी नहीं है। सीमा ने वार फंड में जो भेजा है वो केवल धन नहीं है, बल्कि उनकी चेतना का एक हिस्सा भेजा है। और हम देखते हैं कि उसके बाद इंदिरा गांधी जी का जो सीमा के साथ जो लगाव होता है और एक इंस्ट्रूमेंट बनती है, वो एक दूसरी कहानी है। तो ये 1965 में फिर वार होता है पाकिस्तान के साथ। उस समय भी सीमा बहुत कुछ कहती हैं। इसकी बात हम लोग 1971 में करेंगे, लेकिन उसी समय जब 71 का वार की बात होगी, लेकिन उसी समय एक और बैटल होती है, और 1965 की बात है, फरवरी, आई थिंक 5 फरवरी था या ऐसे कुछ था, जब एंटी हिंदी एजिटेशन भारतवर्ष में शुरू होता है। और उसमें अब एंटी हिंदी एजिटेशन का ये एक पॉलिटिकल टूल था, और उसको उठा करके जो लोकल पार्टीज थी पौंडीचेरी में, जिसमें 3 प्रमुख थीं, एक जो एक अपने को रैशनलिस्ट कहती है और खूब अधिक, हालांकि आर्यन द्रविडियन ये डिवाइड प्योरली पॉलिटिकल है। संसार में डीएनए के द्वारा, लिंग्विस्टिक्स के द्वारा, फिलोलॉजी के, साइकोलॉजिकली, फेशियल फीचर्स के द्वारा ये डिस्प्रूव हो चुका है। और सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ने इसके बारे में कहा, अब ये वैज्ञानिक रूप से जेनेटिक स्टडी प्रूव कर चुकी हैं कि ये आर्यन द्रविडियन डिवाइड ये मीनिंगलेस है, ये है ही नहीं। तो ये प्रूव होने के बाद भी इन पार्टीज का अस्तित्व इसके ऊपर है कि डिवाइड करके, जैसे कुछ पार्टीज का अस्तित्व होता है हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके, वैसे ही इनका अस्तित्व इस पर है कि वो द्रविड़ और आर्य इस प्रकार से मनुस्मृति इत्यादि कोट करके दे वांट टू डिवाइड, क्योंकि इसी से उनका अस्तित्व है। तो एक तो वे लोग थे जिन्होंने अटैक किया था आश्रम के ऊपर, दूसरे जो हार्ड कोर क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम यहाँ पे अपनी सत्ता नहीं जमा पा रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो क्रिश्चियंस थे, जो लोकल जो आते थे आश्रम, जो टर्न हो गए थे श्री अरविंद के प्रति, बेंजामिन थे, और अमेरिका की प्रेसिडेंट की डॉटर आई, और भी कई विदेशी आए, उदारदा थे, ये सब ओरिजिनली क्रिश्चियंस थे, लेकिन आए और पूरी तरह माँ के हो गए। क्रिसमस सेलिब्रेशंस होता था जिसको माँ बॉर्न नोएल कहती थी, तो उन्होंने पूरी क्रिश्चियनिटी को एक नया स्पिरिचुअल सेंस दे दिया था, और वो इनको स्वीकार नहीं था। तो ये थे, और तीसरे थे जो कम्युनिस्ट थे, जो लेफ्टिस्ट थे। ये तीनों मिल करके इन्होंने अटैक किया था आश्रम के ऊपर। और उस समय लेकिन आश्रम में पीढ़ी डेवलप थी, तो आश्रम ने अपना डिफेंस ऑर्गेनाइज किया, और वो पूरा डिफेंस सॉलिड डिफेंस था। उसी समय बाग जतिन के ग्रैंडसन टोगोदा और उनके बड़े भाई जिनकी बात जिनकी बात हम लोग कर रहे थे कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो दोनों ने बड़े अद्भुत ढंग से इसको टैकल किया। पूरे आश्रम में इन लोगों ने मिलकर एक पूरी
वो बनाई, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि मिनी फौज। उस समय लोगों ने, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा आप गन्स रखो, शीमा ने कहा कदापि नहीं। तो ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने इस तरह से डिफेंस नहीं किया, लाठी जिसको वो जानते थे। और टोगोदा अब वो नहीं रहे, बाहर आकर के उन्होंने जैसे लड़े हैं, वो पत्थर भर के आए थे लोग और ये अकेले, और उन्होंने उनको चेस करके भगाया, उनके पीछे भागे, मतलब एक व्यक्ति। और शीमा कहती है पूरी साक्षात दुर्गा उनके ऊपर आ गई थी, और अंत में वो बेहोश होकर के नाले में गिर पड़े, क्योंकि लेकिन सबको भगाने के बाद। और शीमा बताती कि कैसे वो उनकी सोल शीमा के पास आई, और शीमा उनकी सोल को सहेज करके कह रही थी, वो कह रहे हैं माँ माँ, और शीमा उस पर हाथ फेर के कह रही हैं माई चाइल्ड माई चाइल्ड माई चाइल्ड। माँ कहती हैं बिकॉज ही वॉज सो ओपन टू द ग्रेस कि ही सर्वाइव्ड, नहीं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, इतना भयानक अटैक था। वहीं उनके भाई ने क्या किया, जब अटेलियर लोग जलाने के लिए आए तो वो उनसे वार्तालाप करते रहे। आई थिंक इट वॉज रतिंदा। तो वो उनसे वार्तालाप करते रहे और उन्हें बात करके उनको समझाया कि नहीं, इसमें हमारा क्या दोष है, हम कोई हिंदी क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आश्रम में सारे संसार के लोग हैं। और वो चले गए। तो अलग अलग ढंग से दोनों भाइयों ने, दो अलग ढंग से, और दोनों को माँ ने अपने ढंग से अप्रिशिएट किया कि ये तरीका भी बहुत अच्छा था और इन्होंने जो किया वो भी बहुत अद्भुत है। लेकिन इसके बाद में शीमा ने कुछ बड़े अद्भुत स्टेटमेंट दिए थे। एक उन्होंने दिया था, ये नलिनी दा ने इस स्टेटमेंट को कहा है कि माँ से जब उन्होंने ये बात बताई तो माँ ने क्या कहा था। ये बहुत पहले या तो श्रीनवंतु या एडवेंट में छपा था, मेरे पास अब इसकी कोई एग्जैक्ट रेफरेंस मैं नहीं पॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने स्वयं ये पढ़ा है। और ये आश्रम की बहुत पुरानी जो मैगजीन है कलकत्ते से निकली हुई, उसमें कहीं पर ये है रेफरेंस। माँ कहती है ये आश्रम सुप्रीम लॉर्ड ने बनाया है और कोई भी शक्ति इस संसार की या किसी और जगत की इसको डिसॉल्व नहीं कर सकती है। ये डिसॉल्व हो सकता है यदि सुप्रीम विल इसको डिसाइड करे। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड एंड इट इज ओनली द सुप्रीम विल विच कैन डिसाइड टू डिसॉल्व इट। देयर इज नो पावर इन दिस वर्ल्ड और एनी अदर विच कैन डिसॉल्व दिस आश्रम क्रिएटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो उस समय माँ ने ये स्टेटमेंट दिया। साथ ही वो बताती हैं, उस समय के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, दो मैं पढ़ूंगा। पहले भी माँ ने बताया कि वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं, जो यहाँ पे आश्रम में एक नियम है नो पॉलिटिक्स, उसका कारण है कि पॉलिटिक्स जो है बहुत अगली है। श्री अरविंद अपनी मातृभूमि को बहुत प्रेम करते थे और वो जब देखते थे कि पॉलिटिक्स इतनी अगली हो गई है जिसमें ना जाने क्या क्या हो रहा है, जो व्यक्ति कुछ भी कहता है, माँ कहती दे ऑल टेल मी लाइज। वो देख पा रही थी, कह रही थी वो सब मेरे पास आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं। शी कुड सी इट। कहती मैं क्या कहूँ, हंसती हैं वो, सी फील्स अम्यूज्ड। तो कहती इतनी गंदी है ये पॉलिटिक्स, इसलिए अरविंद शीमा अपने बच्चों को मना करते हैं इसमें जाने को, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें आदमी जाएगा तो धंस जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ सत्य है कहाँ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स को के बारे में मना किया। पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। Morality is the shield that men flourish to protect themselves against truth. नैतिकवाद, हम नैतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहते हैं सत्य के का एक शील्ड है अगेंस्ट। इट इज ओनली द डिवाइन्स विल दैट इज अनक्वेश्चनेबल एंड इट इज दैट विच मैन इन ऑल हिज एक्शंस डिफॉर्म्स एंड फॉल्सिफाइज। फिर एक डिक्लेरेशन जो शीमा ने लिखा था, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लोगों को दिया गया था। सम पीपल लुकिंग एट थिंग्स सुपरफिशियली माइट आस्क हाउ इज इट दैट द आश्रम एग्जिस्ट इन दिस टाउन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड इज नॉट लाइक्ड बाय द पॉपुलेशन। अब देखिए इसको स्पिन क्या दे दी गई थी, आश्रम का गुडविल नहीं है लोकल लोगों के साथ, इसलिए उन्होंने अटैक किया। तो शीमा बताती हैं कि ऐसा सुनना जा रहा है। ये इसका रेफरेंस है मातृवाणी भाग 13 खंड 13 पेज 129 129 130। फिर माँ बताती हैं द फर्स्ट एंड इमीडिएट आंसर इज दैट ऑल दोज इन दिस पॉपुलेशन हु आर ऑफ ए हायर स्टैंडर्ड इन कल्चर, इंटेलिजेंस, गुडविल एंड एजुकेशन नॉट ओनली हैव वेलकम द आश्रम बट हैव एक्सप्रेस देयर सिंपैथी, एडमिरेशन एंड गुड फीलिंग। और माइक जय कहती हैं कि श्री अरविंद के आने से जो लोकल लोगों को जो लाभ हुआ है इसको बहुत बाद में लोगों को पता चलेगा। और इसका तो एक चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल है, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ कोई क्या इंडस्ट्री है और इसकी इकोनॉमी का एक लार्ज हिस्सा आश्रम और ऑरोबिल के कारण है।
क्योंकि इतने फॉरेनर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। तो अब ये धीरे धीरे लोग, अब तो खैर एक मूवमेंट हो गया है, पूरे तमिलनाडु में इतने भक्त हैं श्री अरविंद श्री माँ के की कल्पना के परे है। लेकिन ये उस समय की एक सीमित पॉलिटिक्स की बात। और अगर हम उस समय भी अगर लोकल पॉपुलेशन को देखें तो ऐसे लोग थे जिनके अंदर गुडविल थी। जब श्री अरविंद आते हैं तो पौंडीचेरी के ही लोग और संभ्रांत लोग, उन्होंने किस तरह से वे श्री अरविंद को रिसीव करते हैं ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। Sri Aurobindo Ashram has in Pondicherry many sincere and faithful followers and friends. Even जो one of the trustees थे, कुनुमा थे, बाद कामराज जी आए थे। कामराज ऑफ कोर्स पौंडीचेरी नहीं है। इवन एक मिनिस्टर थे जो नंगे पांव आके पूरा आश्रम में आके सीमा से मिलते थे। तो बहुत ऐसे लोग थे जिनके अंदर गुडविल थी, अभी भी है। लेकिन कुछ ऐसे जो है क्रूड एलिमेंट्स हैं, वो सब जगह सोसाइटी में होते हैं, और जो वो सत्य को हेट करते हैं, जो प्रकाश को हेट करते हैं, उनको वे चीज़ें चाहिए जिससे वे रिलेट कर सकें। दिस सेड अवर पोजिशन इज क्लियर। अब माँ स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं, वी डू नॉट फाइट अगेंस्ट एनी क्रीड एनी रिलीजन। हम किसी जात पात धर्म संप्रदाय के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। वी डू नॉट फाइट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े और किसी गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं हैं, उनसे नहीं लड़ रहे हैं। वी डू नॉट फाइट अगेंस्ट एनी सोशल क्लास। हम कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गोरा काला निग्रो अमेरिकन वाइट्स, इनसे ये हमारे रिच पुअर, इनसे हमारा किसी से भी वैमनस्य या युद्ध नहीं है। वी डू नॉट फाइट अगेंस्ट एनी नेशन और सिविलाइजेशन। हम किसी मानव सभ्यता या राष्ट्र के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। तो किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? देखिए यहाँ युद्ध की बात हुई है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। यही चीज श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उनसे पूछा जाता कि आप कुल का युद्ध कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, तो उन्होंने क्या कहा होता? वी आर फाइटिंग डिविजन, अनकॉन्शियसनेस, इग्नोरेंस, इनर्शिया एंड फॉल्सहुड। हम चीजों को खंड करने की जो चेष्टा है, अचेतनता है, अज्ञान है, जड़ता है, मिथ्यात्व है, इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। और हम उसकी जगह क्या लाना चाहते हैं? वी आर एंडेवरिंग टू एस्टैब्लिश अपॉन अर्थ, उसके स्थान पर हम धरती पर लाना चाहते हैं यूनियन, एकत्व, नॉलेज, ज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना, ट्रूथ, सत्य, एंड वी फाइट वॉट एवर अपोजेज द एडवेंट ऑफ दिस न्यू क्रिएशन ऑफ लाइट, पीस, ट्रूथ एंड लव। कि जो भी संसार में प्रकाश, शांति, सत्य और प्रेम के विरुद्ध खड़ा है, हम उसके अगेंस्ट युद्ध लड़ रहे हैं। हालांकि ये युद्ध की शैली बिल्कुल अलग है जो हम लोगों ने देखी। हमें अपने अंदर इस युद्ध को लड़ना है तो उसका प्रभाव बाहर पड़ेगा। फिर एक डिसाइपल ने एक बात पूछी जो स्मरणीय है, जिसके साथ हम लोग आज का सत्र समाप्त करेंगे। एट द टाइम ऑफ द अटैक ऑन द आश्रम इन 1965 आई ट्राइड टू बी कॉन्फिडेंट, पीसफुल एंड कॉल्ड फॉर योर हेल्प। I ask whether this was not a cloak to hide my timidity. कि मैंने तो केवल मैं शांत रहा, पीसफुल रहा और सीमा का स्मरण किया, आपकी सहायता का आह्वान किया। सीमा कहती है, नेवर डाउट सच एन एक्सपीरियंस, इट इज एग्जैक्टली द कंडीशन इन विच एवरीबडी ऑट टू हैव बीन, द कंडीशन आई वॉज ब्रिंगिंग डाउन ऑन द आश्रम। भय, उत्तेजना, क्रोध, ये तरीका नहीं है आश्रम का। तरीका क्या है? शांति, स्थिरता, इमोबिलिटी, भगवान की ओर सहायता के लिए मुड़े रहना। एंड इफ इट हैड बीन शेयर्ड बाय ऑल, नथिंग कुड हैव हैपेंड। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स में आग भी लगाई गई। ऑल द मोस्ट वायलेंट अटैक्स वुड हैव बीन इन वेन। और चूंकि कुछ मनुष्यों की ये दूसरी अवस्था थी, इस कारण सीमा बताती हैं कि काली आई उनके पास कि मैं विनाश कर दूंगी सबका। लेकिन माँ ने उनको रोक के रखा। क्यों? कहती हैं यदि वे चली जाती तो वो कह रही थी हम लोगों के बारे में भी, मेरे बच्चे जो यहाँ उनके बारे में भी, कि ये देखो इतने मिथ्यात्व में रहते हैं। तो वो एक बार कूद पड़ती तो वो केवल उस पक्ष का नहीं करती, काली पक्ष नहीं लेती हैं किसी का। वे तो जहाँ मिथ्यात्व है उसका विनाश करती है। और कई मेरे बच्चे चले जाते। तो इसलिए वो 8 घंटे लगे इसके पहले कि सीमा ने स्वीकृति दी कि नो, नाउ यू कैन गो।
एंड फाइट, रेजिस्ट कर सकते हो, इवन आर्म्ड रेजिस्टेंस। अगर तुम्हें डिफेंस के लिए लड़ना है तो यू कैन गिव एन आर्म्ड रेजिस्टेंस। ये अलग प्रकार का युद्ध है, ये वायलेंस नहीं है। वायलेंस तो कमजोर लोग करते हैं, लेकिन जो सशक्त होते हैं, सबल होते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, ईविल को रेजिस्ट करते हैं, और आवश्यकता पड़े यदि उनके ऊपर अटैक हो तो वो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी वो शांत और स्थिर रहते हैं। इस संबंध में श्री माँ ने बताया था दादा के बारे में, जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था, पूरा रेजिस्टेंस। लेकिन वो बताते हैं उनकी कोशिका तक में भी भय का थोड़ा सा भी प्रकंपन नहीं था। नॉट वन सिंगल वाइब्रेशन ऑफ फियर, इट वॉज सॉलिड इमोबिलिटी। और इसलिए ही वॉज गिवन द टास्क, और बाकी जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कि ऑर्गेनाइज द रेजिस्टेंस। तो ये अवस्था हमारी होनी है जब भी कभी किसी भी रूप में, चाहे भीतर या बाहर, किसी भी प्रकार का अटैक। ये तो युद्ध है नई चेतना का। पुरानी चेतना जो जाएगी नहीं इतनी आसानी से, व्यक्ति को, समूह को, इन पर अटैक्स होगा, लेकिन हमें इस चेतना में रहना है। आश्रमों पे पहले भी अटैक हुआ है, हम देखते हैं श्री राम के समय, श्री कृष्ण के समय, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हमें उस अवस्था में रहना है जिसकी बात माँ कहती हैं, शांत, स्थिर, इमोबाइल, माँ की ओर खुले हुए, सबल, सशक्त, लेकिन एक्साइटमेंट, एंगर, भय, ये चीज़ों को अंदर नहीं लाने देना है। नमस्ते।